नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, खेल, देश और दुनिया और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। शुरुआत करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। इसरो के स्पैडेक्स मिशन ने ऐतिहासिक डॉकिंग सफलता हासिल की है। इसके साथ ही भारत की उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। इसरो ने बताया कि दोनों सैटेलाइट्स की दूरी को 15 मीटर से 3 मीटर तक लाने की कोशिश सफल रही। डॉकिंग की शुरुआत सटीकता के साथ की गई, जिससे अंतरिक्ष यान को पकड़ने में सफलता मिली। साथ ही वापसी की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पैडेक्स डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने पर इसरो को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और पूरे अंतरिक्ष समुदाय को बधाई। ये आने वाले वर्षों में भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम। और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह स्पैडेक्स डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने पर इसरो को उन्होंने बधाई दी है। उन्होंने लिखा, आखिरकार हमने कर दिखाया। स्पैडेक्स ने अविश्वसनीय डॉकिंग पूरा किया है और ये पूरी तरह से स्वदेशी भारतीय डॉकिंग सिस्टम है। ये चंद्रयान 4 और गगनयान सहित महत्वाकांक्षी भविष्य के मिशनों के सुचारू संचालन का मार्ग प्रशस्त करता है। स्पैडेक्स डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने पर इसरो के अध्यक्ष के डॉक्टर वी नारायण ने टीम इसरो को बधाई दी है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक माइलस्वामी अन्नादुरई ने पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले वर्षों में इस डॉकिंग का बहुत महत्व होगा। साथ ही ये चंद्रयान 4 मिशन में बहुत मददगार साबित होगा। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को नामांकन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। वहीं मोतीनगर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार हरीश खुराना ने नामांकन दाखिल करने से पहले पूजा की। पटपटगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चौधरी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस आबकारी नीति की वजह से करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, कार्टेलाइजेशन और कालाबाजारी हुई, आप उसी नीति को फिर से लाना चाहती है। अरविंद केजरीवाल को इस पर जवाब देना चाहिए। भाजपा नेता शाजी आलमी ने आबकारी मामले में एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को हर कानूनी कार्रवाई से दिक्कत है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की ईडी को मंजूरी दी है, तो मुकदमा चलेगा ही। साथ ही भाजपा नेता प्रवीण खंडेलवाल ने भी अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के घोटाले सामने आते जा रहे हैं। फ्रॉड और धोखाधड़ी की है तो कानून से बच नहीं सकते। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, आम आदमी पार्टी के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लोगों में निराशा है, नाराजगी है। कांग्रेस में लोगों को विकल्प दिख रहा है। लोग आज कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम और उनकी पत्नी जैन युमिको इट्टिगो ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सिंगापुर के राष्ट्रपति भारत की 5 दिवसीय दौरे पर। साथ ही सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम और उनकी पत्नी जैन युमिको इट्टिगो ने राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। सिंगापुर के राष्ट्रपति ने कहा, भारत सिंगापुर के रिश्ते तेजी से मजबूत हुए हैं। सिंगापुर कई सालों से भारत में सबसे बड़ा निवेशक रहा है। दोनों देशों के संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी से अपग्रेड किया गया। अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ है। घर में एक अज्ञात शख्स ने सैफ अली खान पर धारदार हथियार से हमला किया। एक्टर को फिलहाल मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के अधिकारी सैफ अली खान के बांद्रा स्थित आवास पर जांच करने के लिए पहुंचे। जानकारी के अनुसार बुधवार की देर रात एक अज्ञात शख्स एक्टर के घर में घुसा और वहां मौजूद नौकरानी से बहस करने लगा। सैफ अली खान ने दोनों के बीच आकर शख्स को समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में शख्स ने सैफ अली खान पर ही अटैक कर दिया।
संभल में प्रशासन का अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन जारी। जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, प्रशासन वहां बुलडोजर लेकर पहुंच रहा है और वहां लगातार अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कराने का काम कर रहा है। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर केमिकल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पनियाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 10 दमकल की सहायता से 3 घंटे में केमिकल से भरे टैंकर पर लगी आग पर काबू पाया गया। बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में मंडल प्रभारी और समन्वयकों के साथ बैठक की। श्रीनगर में प्रदूषण मुक्त भारत का संदेश देने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी की साइकिल रैली रवाना की गई। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कानून पोंगल के अवसर पर मदुरई जिले के अलंगनल्लूर में जल्लीकट्टू कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई। अदानी समूह पर रिपोर्ट प्रकाशित करने को लेकर विवादों में रही अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद होने जा रही है। कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने इसकी घोषणा की। प्रयागराज में दिव्य महाकुंभ का पावन स्नान पूरी आस्था और उल्लास के साथ जारी है। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम में श्रद्धालु संगम में आकर पवित्र स्नान कर रहे हैं। देश विदेश से श्रद्धालु दिव्य भव्य महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनके भोजन की भी विशेष व्यवस्था की गई है। महाकुंभ में इस्कॉन ने 2 बड़ी रसोई बनाई है। इनमें हर दिन करीब 1.5 लाख लोगों के लिए भोजन बनाया जा रहा है। महाकुंभ मेला में चारों तरफ आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा भी है। ऐसे में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था की तरफ से भी सनातन से स्वर्णिम भारत के विषय पर एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रयागराज के त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती की गई। इस मौके पर भक्त भाव विभोर नजर आए। ठंड के इस मौसम में भी भक्तों का उत्साह चरम पर पहुंचा। ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम के आध्यात्मिक प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती ने अरैल घाट पर संगम आरती की। इस दौरान वहां उपस्थित भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अयोध्या में सरयू घाट पर शाम की आरती आयोजित की गई। भजनों के जाप और तेल के दियों को जलाने के लिए भक्त सरयू घाट पर उमड़े। पुजारियों ने शाम की आरती की, जो पवित्र सरयू नदी को समर्पित एक पवित्र अनुष्ठान है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में कल रात से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, बेघर लोगों की दिक्कतों में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में उन्हें सरकारी शेल्टर होम से बड़ी राहत मिल रही है। भारतीय रेलवे के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कोहरे की स्थिति के कारण दिल्ली जाने वाली 29 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2025 की तैयारियां जोरों पर। 76वें गणतंत्र दिवस के लिए आरपीएफ टुकड़ी की परेड की रिहर्सल कर्तव्य पथ पर चल रही है। मुंबई में घने कोहरे के कारण कई इलाकों में दृश्यता काफी कम हो गई। ऊंची ऊंची इमारतें घने कोहरे और धुंध में छिप गई। पंजाब में भी शीतलहर का प्रकोप जारी। कोहरे के कारण बठिंडा में कम दृश्यता के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल धुंध की चादर में ढक गया। इससे पर्यटकों को ताज का दीदार करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह इलाके में आज सुबह ताजा हिमपात हुआ। हिमपात होने से इलाके में ठंड बढ़ गई। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला के कुमारसैन उपमंडल में मध्य से लेकर ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी जारी है। साथ ही नारकंडा और आसपास के क्षेत्र में लगभग 1 से 3 इंच बर्फबारी हुई। लाहौल स्पीति में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। जिला प्रशासन ने निवासियों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह करते हुए एक सार्वजनिक परामर्श जारी किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के बासागुड़ा में आईईडी धमाका हुआ, जिसमें 2 जवान घायल हो गए। यह धमाका उत्केल सीआरपीएफ कैंप से 3 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। आज घरेलू बाजारों के शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी रही। सेंसेक्स 500 अंक उछला, वहीं निफ्टी 23,000 के पार पहुंचा। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 6.8% और 2025-26 में 7.7% की रफ्तार से आगे बढ़ सकती है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर निजी वाहनों के लिए टोल कलेक्शन के बदले मासिक और वार्षिक पास शुरू करने पर विचार कर रही है। नितिन गडकरी ने कहा कि टोल संग्रह बूथ गांवों के बाहर स्थापित किए जाएंगे ताकि ग्रामीणों की आवाजाही में बाधा न आए। उन्होंने कहा कि टोल राजस्व का 74% हिस्सा वाणिज्यिक वाहनों से आता है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत मॉडल करियर सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत के तहत तेजस, वंदे भारत और हमसफर ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति दी। इंडिगो एयरलाइन पर सीमा शुल्क विभाग ने जेट ईंधन पर शुल्क के संबंध में 25 लाख रुपए से थोड़ा अधिक का जुर्माना लगाया। विमान विनिर्माता बोइंग के सीईओ केली ऑटबर्ग ने भारत की अपनी 3 दिवसीय यात्रा पूरी की, जिसमें उन्होंने विभिन्न हितधारकों और कंपनी के कर्मचारियों से मुलाकात की। स्कूडा ऑटो इंडिया का पहला कॉम्पैक्ट एसयूवी मॉडल काइलैक वाहन सुरक्षा मानक भारत एनसीएपी की 5 स्टार रेटिंग हासिल करने में सफल रहा। इस साल मार्च में शुरुआत हो सकता है देश का पहला ई कॉमर्स निर्यात केंद्र। डीजीएफटी ने इसकी जानकारी दी। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। तो 2024 के चुनाव को लेकर मार्क जुकरबर्ग की टिप्पणी पर मेटा ने भारत से माफी मांगी। मेटा इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सार्वजनिक रूप से खेद प्रकट किया। इजरायल और हमास के बीच हुआ युद्ध विराम पर समझौता। मध्यस्थ वार्ताकारों ने बताया कि समझौते के तहत शुरुआती 6 सप्ताह के लिए युद्ध रोका जाएगा। इसके बाद पूर्ण युद्ध विराम पर चर्चा की जाएगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने पश्चिम एशिया में शांति समझौते का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इजरायल और फिलिस्तीन के लोग इस समझौते का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि वो सभी से अपनी प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने और ये सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं कि यह समझौता पूरी तरह से लागू हो। अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शांति समझौते को सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता रक्तपात को रोक सकता है। बराक ओबामा ने कहा यह समझौता उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। इजरायल हमास के युद्ध विराम समझौते पर ट्रंप ने यह दावा किया कि वो इस समझौते के पीछे की प्रेरक शक्ति थे और उन्होंने कहा कि यह महाकाव्य युद्ध विराम समझौता उनकी प्रशासन की ऐतिहासिक जीत का परिणाम है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप के बाद जो बाइडेन ने समझौते को लेकर दावा किया कि यह समझौता उनकी योजना के तहत हुआ था और इसमें अमेरिकी कूटनीति का बड़ा योगदान था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल पूरा होने में अब 3 दिन का समय बाकी। विदाई से पहले उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश जारी किया। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तीन की हनोई की 2 दिवसीय यात्रा के बाद एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि रूस वियतनाम की ब्रिक्स समूह में भागीदार को सुगम बनाने के लिए तैयार। रूस ने वियतनाम को भागीदार देश के रूप में ब्रिक्स में शामिल करने के लिए अपनी तत्परता जताई और 2024 में वियतनाम के ब्रिक्स कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी का स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका की बंद पड़ी सोने की खदान में चलाए जा रहे बचाव अभियान को पुलिस ने अचानक बंद करने की घोषणा की। पुलिस का कहना है कि सभी जीवित बचे लोगों को निकाल लिया गया और मृतकों के शव भी बरामद कर लिए गए। दक्षिण अफ्रीका की बंद पड़ी सोने की खदान में चलाए जा रहे बचाव अभियान के दौरान 78 शव और 246 लोगों को जिंदा खदान से निकाल लिया गया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज ने भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में भारत के महत्व पर जोर दिया। माइक वाल्ट्ज ने कहा कि भारत वैश्विक सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक मजबूत सहयोगी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की इंडो पैसिफिक नीति का केंद्रीय स्तंभ भारत है।
अमेरिका के उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो ने अपनी प्रतिबंधात्मक इकाई सूची से 3 भारतीय परमाणु इकाइयों को हटाने की घोषणा की। BIS ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य संयुक्त अनुसंधान और विकास और वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग सहित उन्नत ऊर्जा सहयोग में बाधाओं को कम करके अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्यों का समर्थन करना है। दक्षिण कोरिया में महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति यून सुक योल ने गिरफ्तारी के बाद एक वीडियो संदेश जारी किया। यून सुक योल ने कहा कि उनके खिलाफ जांच अवैध है। उन्होंने कहा कि वो भ्रष्टाचार जांच कार्यालय के समक्ष पेश होने के लिए तैयार है। कैलिफोर्निया में आग से कम 25 लोगों की मौत और 12,000 से अधिक घर नष्ट हो गए। साथ ही 2 लाख से अधिक लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने राजकोट में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में आयरलैंड को 304 रनों के बड़े अंतर से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम की। तीसरे वनडे में भारतीय महिला टीम ने आयरलैंड को जीत के लिए 436 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया। जवाब में आयरलैंड की महिला टीम 131 रन पर ही ऑल आउट हो गई। ऐसे ऐतिहासिक तीसरे वनडे में सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल ने 154 रनों की पारी खेली। वहीं स्मृति मंधाना ने 135 रन बनाए। प्रतिका को मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी मिला। सुरमा हॉकी क्लब ने महिलाओं की हॉकी इंडिया लीग में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए ओडिशा वॉरियर्स को 2-1 से हराकर अपना दूसरा मैच जीत लिया। खो खो विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीम खो खो विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय पुरुष खो खो टीम ने पेरू के खिलाफ मुकाबले में 70-38 से शानदार जीत हासिल की। भारतीय पुरुष टीम के अनिकेत पोटे को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और रामजी कश्यप को सर्वश्रेष्ठ अटैकर का पुरस्कार दिया गया। पेरू टीम से गैनर वर्गास सर्वश्रेष्ठ अटैकर रहे। खो खो विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने भी ईरान पर 100-16 की शानदार जीत से खो खो विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय टीम इस आसान जीत से अपने ग्रुप में शीर्ष पर बनी हुई है। प्रबल दावेदार भारतीय टीम इस आसान जीत से अपने ग्रुप में शीर्ष पर बनी हुई है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अटैकर मोबिना, सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर मीनू और मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कप्तान प्रियंका इंगले रही। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लक्ष्य सेन पुरुष एकल स्पर्धा से बाहर हो गए। उन्हें चीनी ताइपे के लिन चुनयी के खिलाफ 15-21, 10-21 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रतियोगिता के पहले राउंड में प्रियांशु राजावत को दुनिया के 7वें नंबर के खिलाड़ी जापान के कोजाई नराओका ने 21-16, 20-22, 21-13 से हरा दिया। एक अन्य पुरुष एकल मुकाबले के शुरुआती दौर में भारत के एचएस प्रणॉय को चीनी ताइपे के सू ली यांग ने 16-21, 21-18, 21-12 से मात दी। प्रतियोगिता की वुमेन सिंगल्स कैटेगरी में पूर्व नेशनल चैंपियन अनुपमा उपाध्याय सुपर 750 प्रतियोगिता के दूसरे दौर में पहुंच गई। उन्होंने भारत की रक्षिता श्री को 21-17, 21-18 से हराया। महिला एकल वर्ग में मालविका बंसोड़ को तीसरी वरीयता प्राप्त चीन की हान यू से 22-20, 16-21, 11-21 से हार मिली। गत विजेता हरियाणा के लक्ष्य शोरन और दिल्ली की भाव्या त्रिपाठी ने डॉक्टर करने से शूटिंग रेंज में चल रहे 67वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पुरुष और महिला ट्रैप शूटिंग फाइनल्स में प्रवेश कर लिया। राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आज फाइनल होगा। लक्ष्य शोरन ने जहां 92 खिलाड़ियों वाले पुरुषों के क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो वहीं भव्या ने महिला क्वालिफिकेशन में 5वां स्थान हासिल किया। वेब सीरीज डेयरडेविल बॉर्न अगेन का पहला ट्रेलर रिलीज हुआ। यह सीरीज 4 मार्च 2025 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। अमेरिकी हॉरर फिल्म अंटिल डॉन का पहला लुक हुआ जारी। यह फिल्म भारत में 25 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। रामचरण की फिल्म गेम चेंजर इस साल की सबसे बड़ी फ्लॉप होने की ओर बढ़ती नजर आ रही है। 450 करोड़ रुपए के बजट से बनी फिल्म ने अब तक कुल 111.7 करोड़ रुपए की कमाई ही की। पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट साल 2025 के BAFTA अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज श्रेणी में नामांकित हुई। सुपरस्टार रजनीकांत की जेलर 2 का अनाउंसमेंट टीजर जारी हुआ। 74 साल की उम्र में भी रजनीकांत पर्दे पर दमदार एक्शन दिखाते हुए नजर आएंगे।
अपकमिंग साइंस फिक्शन सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म बैदा के फर्स्ट लुक को मेकर्स ने रिलीज किया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फतेह के अच्छा परफॉर्म नहीं करने के बावजूद सोनू सूद ने प्रशंसकों को सोशल मीडिया के जरिए शुक्रिया कहा। आर माधवन और कीर्ति कुल्हारी की फिल्म हिसाब बराबर ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर 24 जनवरी को रिलीज होगी। शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े की फिल्म देवा 31 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का ट्रेलर अगले हफ्ते आधिकारिक तौर पर रिलीज किया जाएगा। जयदीप अलावत की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज पाताल लोक 2 कल से ओटीटी प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया स्टारर फिल्म स्काई फोर्स 24 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। कल मनाया जाएगा सिनेमा लवर डे। देश भर में ज्यादातर सिनेमा घरों में मल्टीप्लेक्स में 99 रुपए में फिल्म दिखाई जाएगी। मिथिला पालकर और अमोल पाराशर की फिल्म स्वीट ड्रीम्स की रिलीज डेट का ऐलान हुआ। फिल्म 24 जनवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रदर्शित होगी। डॉक्यूमेंट्री द ग्रेटेस्ट राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का प्रीमियर 7 फरवरी 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म बरेली की बर्फी करीब 8 साल बाद एक बार फिर से सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म को 7 फरवरी 2025 को री रिलीज किया जाएगा। और बिग बॉस 18 के घर से अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर बेघर हो चुकी हैं। फिनाले से 4 दिन पहले अभिनेत्री का सफर खत्म हो गया। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज 100 में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।